Hello students, let us take question number 15. List out the ideal characteristics of bee varieties that are preferred for bee production. तो किस तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं, उनकी जो अलग अलग वैरायटी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं. They should be able to obtain a huge amount of honey. तो ऐसी वैरायटी होनी चाहिए, एक तो शहद ज़्यादा बने, क्योंकि मेन काम हम शहद ही बना रहे हैं, तो ज़्यादा शहद बने. They should remain particular beehive for a longer period of time. यानी वो एक विशेष जो छत्ता बताते हैं उसमें लंबे समय तक रह सकें. They should have high breeding capacity. दूसरा ये है कि उनमें जो जनन क्षमता होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए. They should possess high immunity to diseases. और उनमें जो बीमारियां होती हैं उनके प्रति बचाव होना चाहिए अंदर का, जैसे जो इम्यूनिटी होती है ना, अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता, तो वो ज़्यादा होनी चाहिए. डिफाइन पास्चुरेज. हाउ आर दे एसोसिएटेड विद हनी प्रोडक्शन. तो पास्चुरेज क्या होता है, हनी प्रोडक्शन में वो कैसे संबंधित है. पास्चुरेज मीन्स द फ्लावर्स दैट आर इन स्टोर फॉर द बीज. यानी वो फूल होते हैं पास्चुरेज जो जिनके ऊपर से बी जो मधुमक्खियाँ हैं वो शहद बनाती हैं. फ्रॉम वेयर दे कैन ऑब्टेन देयर नेक्टर एंड पोलेन. तो वहाँ पर वो अपना जो पोलेन ग्रेन्स हैं वो ले सकें, क्योंकि वो पोलेन से ही जो है शहद बनाती हैं. अपार्ट फ्रॉम द क्वांटिटीज ऑफ द पास्चुरेज, द टाइप ऑफ फ्लावर्स इन अवेलेबिलिटी आल्सो डिटरमाइंस द टेस्ट ऑफ हनी. यानी एक तो क्वांटिटी यानी कितने ज़्यादा मात्रा में फूल है, और दूसरा उनकी वैरायटी, टाइप ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि जो अलग अलग तरह के जो फूल हैं ना उनमें अलग अलग मात्रा में शहद निकलता है, तो हमें अच्छा शहद पाने के लिए फूल भी अच्छे होने चाहिए. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. ये आपके प्रोडक्शन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में. बेनिफिट्स प्रोवाइड बाय इंटरक्रॉपिंग. सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन. यानी इंटरक्रॉप करते हैं हम कि भाई एक जो है एक दूसरे के अंदर 2 या 3 फसलें हम साथ बो देते हैं, तो एक तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है उसमें. प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इज इम्प्रूव्ड. और प्रोडक्शन बढ़ती है. लेबर एंड टाइम आर मोर एफिशिएंट यूजली. तो जो लेबर है हमारी और समय है वो अच्छी तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं. तो बेनिफिट्स बाय क्रॉप रोटेशन. सॉइल फर्टिलिटी इज इनहांस्ड. जो क्रॉप रोटेशन करते हैं उसमें बढ़ती है फर्टिलिटी. उसमें क्या, पहले वाले में क्या है कि मेंटेन रखी जाती है, जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन इसमें बढ़ती है. अब वैसी इसलिए रहेगी भाई 2 फसलें बो रहे हैं तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेंगे, लेकिन वो कुछ फसलें जो है ना वो एक दूसरे के को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं. लेकिन इसमें क्रॉप रोटेशन का मतलब एक फसल बोई उसके बाद दूसरी बदल के बोए हम, वही फसल बार बार न बोएं. तो एक तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है. डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल इज अवॉइडेड. और जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खर्च होते हैं तो वो उनकी कमी की जा सकती है. पेस्ट्स इन्फेस्टेशन एंड पैथोज आर रिड्यूस्ड. तो जो कीड़े वगैरह होते हैं ना और हानिकारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं. उसके बाद है हेल्प इन वीड कंट्रोल. तो जो वीड्स होते हैं खरपतवार, उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है. डिफाइन जेनेटिक मैनिपुलेशन. हाउ आर दे पुट इन टू यूज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है. Genetic manipulation is a method where the required traits are blended into the crop varieties by process of hybridization. तो जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उससे क्या करते हैं, जैसे क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि जो जीन्स है ना वो बदल जाते हैं, और उससे हम जो रिक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, गुण हैं, जैसा हम चाहते हैं कि फसल ऐसी हो उस प्रकार के गुण उसमें आ जाते हैं. इट इज़ ए प्रोसेस वेयर जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स आर क्रॉस्ड. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अलग अलग प्रकार के जो जीन होते हैं, जेनेटिकली जो अलग प्लांट्स हैं जिनके जीन अलग अलग हैं, उनको क्रॉस किया जाता है. दिस इज डन विद द मोटिव ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्लांट ब्रीड विद आइडल ट्रेट्स. ये इसलिए किया जाता है कि जो हमें अच्छे ट्रेट्स होते हैं एक वैरायटी के, तो उसको प्राप्त करते हैं. सच एज एक्सेसिव ब्रांचेज इन फोडर क्रॉप. जैसे कि जो भूसे वाली फसल है उनमें ब्रांचेज हो जाएं, यानी कि वो फुटाव ज़्यादा बने जिससे ज़्यादा भूसा मिल सके. हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट फार्मर्स. तो जो एनिमल हस्बेंड्री है वो अच्छी प्रकार की अगर सुविधाएं हैं तो वो कैसे
बेनिफिट करती हैं। इनहांस द ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, एक तो ये है कि जो हम घरेलू पशु हैं हमारे उनकी जो ब्रीड है उसको हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, यानी उनकी जो वैरायटी है। इम्प्रूविंग द यील्ड ऑफ फूड मटेरियल सच एज मिल्क, मीट एंड एग, दूसरा ये है कि जो हमें भोजन उनसे मिलता है उनकी उनका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर सकते हैं। इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ कल्चर्ड एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ शेल्टर, फूड एंड केयर, तो हम एक मैनेजमेंट को सुधार सकते हैं कि भाई जो प्रबंधन हम करते हैं, जैसे उनको भोजन कैसे दिया जाए, शेल्टर हो या उनकी देखभाल कैसे की जाए, गार्डिंग अगेंस्ट पैथोजेंस या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हम कैसे उनकी रक्षा करें, विच कॉन्स्टिक्वेंटली एड्स द फार्मर्स इन इम्प्रूविंग देयर फाइनेंशियल कंडीशन, इससे क्या हो प्रोडक्शन वगैरह अच्छी होती है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर जाती है। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिश, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, तो कैप्चर्ड फिशिंग होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिशिंग वेयर फिशेस आर कॉट फ्रॉम नेचुरल वाटर सोर्सेज सच एज पॉन्ड, मैरीन वाटर एंड एस्चुरीज, यानी जो हम मछली पालन के लिए जो नेचुरल रूप से पलती हैं, जैसे तालाब हैं, जोड़ हैं, नदियां हैं, इनके अंदर मछलियां अपने आप बनती रहती हैं, बीज अपने आप ही उनका होता रहता है, उनमें ब्रीडिंग होती रहती है, या तो इस प्रकार से हम वहाँ से फिशली उसको कहते हैं कैप्चर फिशिंग। मैरीकल्चर है, इट इज़ द कल्चर ऑफ फिश इन सी वाटर, यानी समुद्री पानी में मछली पकड़ते हैं। वैराइटीज ऑफ फ्रांस, ऑयस्टर्स, भेटकी एंड मुलेट्स आर रेज्ड फॉर फिशिंग, तो ये समुद्र में से हम मछली पकड़ते हैं। एक्वाकल्चर, इट इज़ कैरिड आउट बोथ इन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, तो ये ताज़े पानी में और समुद्री पानी में दोनों में हम करते हैं, तो उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। डिफ्रेंशिएट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये फसलों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन है, तो ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्रॉप्स नीड दीज न्यूट्रिएंट्स इन मोर क्वांटिटी, तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम वगैरह है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्रॉप नीड दीज न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटी, इनमें थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। आयरन है, बोरोन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिबेडिनम एंड क्लोरीन आर द 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा कुछ और हवा से लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन वगैरह, ये भी ज़रूरत होती है उसको। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ तक इसको करते हैं।